हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने उसमें केवल परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था उप सहसंयोजक यौगिक का। इसमें हमने ये बताया था कि उप सहसंयोजक की परिभाषाएं बताई थी और उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ था और उस मार्केट में कैसे आया, मतलब उसके बारे में केवल उसमें बताया गया था। इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो उप सहसंयोजक यौगिक बनता है इसमें एक बर्नर थ्योरी होती है जिसका नाम होता है बर्नर सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कहते हैं बर्नर सिद्धांत। इस बर्नर सिद्धांत, ये जो बर्नर सिद्धांत होता है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों, हमने इसके पहले पीछे हमने ऐसे 3 यौगिक का निर्माण किया था और उसमें हमने क्या क्या जोड़ा था, कैसे कैसे जोड़ा था, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें देखा जाता है कि कहा क्या गया है कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई धातु आयन, ठीक है दोस्तों, जब कोई धातु आयन किसी उदासीन या, ठीक है दोस्तों, किसी उदासीन या फिर किसी ऋणायन के साथ संयुक्त होता है, यानी जुड़ता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं संकुल यौगिक। क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। यहाँ पे वो भी लिखा गया है कि जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से जुड़ी होती है तो उसे संकुल, तो वह संकुल यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो किसका निर्माण करती है, संकुल यौगिक का निर्माण करती है। यानी कि जब कोई धातु होगी वो अत्यधिक ऋणायन या फिर उदासीन अणुओं से क्या होती है, जुड़ती है, तो किसका निर्माण करती है, वो करती है निर्माण, संकुल यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, और इन सब के आधार पे एक थ्योरी पता चली जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिकों का बर्नर सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्नर सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो उनमें उनकी संयोजकताएं होती है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट था, कोबाल्ट से 6 लोग आके जुड़े थे, इसके साथ 3 क्लोरीन भी जुड़ी थी, इसके साथ 6 लोग कोबाल्ट के साथ जुड़े थे और यहाँ पर भी कोबाल्ट के साथ 6 लोग जुड़े थे लेकिन क्लोरीन को 6 लोग जुड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनसे जुड़ रहे हैं सब, ये जुड़ते हैं तो इनकी संयोजकताएं कहलाती है। इन संयोजकताओं के बारे में बताया गया था और किसने बताया था, सर्वप्रथम बर्नर ने बताया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था कि बर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी भी धातु आयन की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की संयोजकता होती है। ठीक दोस्तों, पहले को बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता, दूसरे को बोला जाता है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है दोस्तों, उस द्वितीयक संयोजकताओं में देखते हैं क्या होता है कि प्राथमिक संयोजकता में धातु आयन धनावेशित होता है। मतलब कहने का ये जो बीच वाला भाग है आपका, ये कोबाल्ट, ये धनावेशित आयन होगा जो कि केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय परमाणु जो होगा उसमें वो धन आयन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, धन आयन होगा, वही क्या कहलाएगा, इसका प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, मतलब उसमें उसकी जितनी भी आक्सीकरण अवस्था होगी, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी भी आक्सीकरण अवस्था होगी वही कहलाएगी आपकी प्राथमिक संयोजकता। इस बात को आपको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये भी लिख देंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था होती है वही क्या कहलाती है, उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं इसको। धातु आयन धनावेशित होता है, आपको पता है कि जो बीच वाला धातु होता है वो धनावेशित होता है, आपको पता है, तो वह प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ता है, मतलब किसी ऋणायन के साथ जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, वो किसी ऋणायन के साथ जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्लोरीन जुड़ा है 3 ऋणायन से, ये वाला धातु जो होगा केंद्रीय परमाणु ये 3 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर वह सामान्य रूप से आयनित होती है, मतलब ये जो भाग होगा और ये वाला भाग होगा जिस ऋणायन से जुड़ रहा होगा वो क्या रहेगा, आयनित रहेगा। क्या रहेगा, वो आयनित रहेगा, तो ऋणायन रहेगा तो धनायन रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं उसमें फिर क्या बोला जा रहा है कि यह केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था होती है। बस इसी लाइन को आपको याद रखना बढ़िया से कि केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था ही क्या कहलाती है, प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। अगर हम इस कोबाल्ट की आक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो प्लस का 3 आएगी और वही उसकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें कोबाल्ट, ठीक है दोस्तों, दूसरी जो इसमें द्वितीयक संयोजकता की बात की जा रही है, यह संयोजकता प्राय उदासीन अणुओं द्वारा या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके अंतर्गत जितने भी अमोनिया है सब उदासीन अणु है, वो किसके साथ जुड़े, कोबाल्ट के साथ जुड़े। और यहाँ पर भी जो कोबाल्ट है वो कितने लोगों से जुड़ा है, 6 लोगों से जुड़ा है। तो ये 6 लोगों से जो अंदर में जुड़ा है वो क्या कहलाएगी, इसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। और इसके अंतर्गत कोई जरूरी नहीं है कि इसके साथ जो जुड़े वो केवल उदासीन अणु हो, उसके साथ ऋणायन आयन भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वही कहा गया है इस कोबाल्ट यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा वह कोष्टक के अंदर जितने लोगों से जुड़ा है वह उसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी, चाहे तो वो उदासीन हो चाहे तो वो क्या हो, ऋणायन हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वही कहा गया कि यह संयोजकता प्राय उदासीन अणुओं द्वारा या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसका मान किसी भी धातु के लिए निश्चित होता है, मतलब इसका मान जो होता है किसी भी धातु के लिए वो निश्चित होता है कि इतनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने लोगों से जुड़ा है, 6 लोगों से, तो ये इसकी निश्चित है। देखिए
हर एक यौगिक में यहाँ पे दिख रहा है आपको 6 लोगों से कोबाल्ट जुड़ा है, चाहे वो ऋणायन हो चाहे उदासीन, मतलब 6 लोगों से जुड़ रहा है तो वही उसकी क्या कहलाएगी, द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें ऋणायन भी है धनायन भी है, दोनों है, तो जुड़ा कितने से, केवल 6 लोगों से। और आपको याद रखना होगा ये भी कि इसकी जो सभी में संयोजकताएं होंगी, सभी यौगिक के ऐसे करके कोबाल्ट की सभी संयोजकताएं क्या होंगी, यहाँ पर निश्चित होंगी। ठीक है दोस्तों, यह अनायनित होती है, क्या होती है, अनायनित। तो यहाँ पे तो जो जितने भी अमोनिया अणु है सब क्या है, अनायनित है, परंतु यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको आयनित नहीं कहा जाएगा, उसको भी क्या कहा जाएगा, अब अनायनित, क्योंकि इसके साथ जुड़ के अब वो क्या बन गया है, एक यौगिक का निर्माण कर लिया, इसके कारण इसको अनायनित नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सॉरी आयनित नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, अनायनित बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों।